सीटेट 2021 की परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को देख करके जाइएगा, क्योंकि पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो 15 क्वेश्चन होते हैं कंटेंट वाले, वो आपको इसी एक वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंटेंट को बेस मान करके बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए पेपर से पहले एक बार जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिया है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 का निचोड़ रहेगा। हजारों बच्चे इसका पीडीएफ ले चुके हैं और लाखों बच्चे इस वीडियो को पहले भी देख चुके हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। लगभग आप 1.5 घंटे का समय निकाल लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से देख पाएं और समझ पाएं। कक्षा 3 की किताब का सारे चैप्टर इसमें मिल जाएंगे आपको, और इसी तरीके से कक्षा 4, कक्षा 5 चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चंस की भी एक मैराथन क्लास आएगी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं काफी समय बाद, तो मैराथन अपलोड हो चुकी होगी, उसका भी लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा। तो कक्षा 3, 4, 5 चैप्टर वाइज इसी से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएंगे, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए। एडवर्टाइजमेंट को भी आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से कक्षा 3 की किताब से। पहला चैप्टर है आपकी किताब में डाल डाल पर ताल ताल पर। आइए देखते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसको क्या कहेंगे? अवलोकन कहेंगे। कई बार ऑप्शन में दिया होता है अवलोकन, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि अवलोकन है क्या आखिर, है ना। तो अवलोकन क्या है? जब बच्चे प्रत्यक्ष रूप में आसपास के लोगों और चीजों को देखकर जो चीजें सीखे, इसको हम अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। बच्चों को केवल कक्षा में बैठ कर के ना पढ़ाया जाए। ईवीएस कैसे पढ़ाई जाए? किताब आधारित सिर्फ नहीं, सिर्फ कक्षा आधारित नहीं, बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। कक्षा 3 की किताब में यह भी बात कही गई, जो कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, इन सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जानवर। ये भी ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 के जो बच्चे होंगे, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, इसका अच्छे से वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर चिंतन करने की क्षमता का अभाव पाया जाएगा। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं। देखिए यहाँ पे जानवर इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि जानवर के अंतर्गत ही आपको बता दिया गया छिपकली, सांप, कीड़ा मकोड़ा, सब कुछ उसको जानवर ही बोला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों की, तो कुछ पूंछ का भी सहारा लेते हैं। जानवर कई प्रकार के होते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ जमीन में, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं जानवर। जैसे छिपकली ही ले लीजिए, मकड़ा ले लीजिए, है ना, जो जाला लगाता है, मकड़ी, और भी बहुत सारे हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना, उनकी नकल करना यहाँ पे आदि होगा। बच्चों को अच्छा लगता है ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर कोई चींटा जा रहा है, चींटी जा रही, तो उसको मारने का प्रयास करता है, वो उसके साथ खेलता है। उसको ये नहीं पता कि काट लेगा या जो भी है नुकसानदायक है, बट वो खेलने का प्रयास करता है। तो जानवर, टीचर का क्या काम है? जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बना करके ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। मतलब हमें बच्चों को ये बताना है कि ये जानवर इस कैटेगरी में आएगा, ये स्तनधारी है, या फिर ये अंडे देते हैं, ये बच्चे देते हैं, ये उड़ते हैं, ये रेंगते हैं। इस तरीके से यहीं से हम वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियां अंगूठे पर लगा 8वें पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका मतलब है प्रोत्साहित करना है। आप टीचर हैं तो आपको ये सारे कार्य करने हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। समूह ही चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मतलब समूह में अगर बच्चा चित्र बना रहा है तो वहां पे भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जिक्सा क्या है? जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलने के लिए, उनको मिलान के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी है, हो सकता है, और बड़ा भी। तो यहाँ पे बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा कैसे। अब जिक्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार का खेल है,
गेम है, आपने अपने आसपास देखा होगा, या फिर आप अगर कहीं गए हैं शॉप वगैरह पे किसी के लिए गिफ्ट वगैरह परचेज करने, तो वो दिखाता है इस प्रकार का गेम कि ये ले जाइए, अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं कि यह वर्गीकरण का आधार बनता है। एक नाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विष्णु चिंचालकर। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश इंदौर के एक मशहूर पेंटर हैं, बढ़िया चित्रकारी करते थे। उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, विष्णु चिंचालकर। कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। तो ये पेड़ पौधों की जानकारी मिलने के क्या है? स्रोत है। मतलब ये वातावरण से बच्चा अपने बुजुर्गों से, माली से, अपने बड़ों से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर क्या करे, बच्चों को कैसे मोटिवेट करे कि वो उनके प्रति, मतलब पेड़ों पौधों के प्रति बच्चे का लगाव बढ़े। तो बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 3 है पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर पेडागोजी में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऑप्शंस को आप वरीयता दीजिएगा। आपसे अगर पूछ ले कि कविता और गीत सुनाने का क्या उद्देश्य है कक्षा में, तो समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, ये मुख्य उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर कहा जा रहा है भेदभाव जैसे विषयों पर बच्चों से चर्चा करने पर उनमें क्या होता है? उनमें संवेदनशीलता बढ़ती है। चैप्टर नंबर 4 हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है? परिवार होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं। परिवार में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसाने, गाना गाने के तरीकों के बारे में भी कक्षा में चर्चा की जा सकती है। इससे वे परिवार की खास बातों को वो जान सकेंगे बच्चे कि हमारे परिवार में या हमारे समाज में क्या क्या खासियत है। चैप्टर नंबर 5 है छोटू का घर। चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को रखा गया है, जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे मकान कब घर बन जाता है, इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे मकान और घर के अंतर को समझ पाएंगे। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से उसमें स्थानीय सामग्री उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को भी जानकारी बताई जा सकती, मतलब उनको अवगत कराया जा सकता है, भरा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, खाना अपना अपना। यहां से जरूर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरों लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। कई बार यहां से प्रश्न आया है कि एक अध्यापक जो है ऐसा ऐसा कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो जहां पे बच्चों की बात सुनी जाएगी, उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाएगी, वो विकल्प ज्यादा प्रभावशाली होगा। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? सांप से बना पकवान खाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? तो सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल में 2 चीजें लगती हैं, क्या? नारियल और टैपियोका, इसको कसावा भी कहा जाता है। गोवा में लोग क्या खाते हैं? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। केरल के लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। यहां से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, इसमें कहा जा रहा है बिन बोले बात, अर्थात जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिससे वे स्वयं को जोड़ पाए, उसी को ही चुनना चाहिए। यहाँ पे जोड़ होगा। स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे सुन नहीं सकते, उन्हें स्कूल में इशारों से बात करके भाषा सिखाई जा सकती है। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं और इस पे भी हमें कक्षा में चर्चा कराई जानी चाहिए। ठीक है। नाच यानी डांस, नृत्य में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मुद्रा में। कहा नहीं था किस मुद्रा में खड़े हो, सावधान या विश्राम। चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हालांकि ये सबको पता होगा। बच्चे कक्षा
से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है, और जो देख करके उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उनको नोट करना भी बच्चे सीख सकते हैं। इसी को कहते हैं अवलोकन। मैना क्या है, यहां से प्रश्न 2019 में पूछा गया। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है मैना पक्षी। उल्लू, इससे भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है 14 या 15 या 16 में। उल्लू की खास बात क्या है कि ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, पूरी तरीके से रोटेट कर सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, शरीर को भी गर्म रखते हैं, और समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9, बादल आए बारिश लाए। ऐसे ही आपको कक्षा 3, 4, 5 की चैप्टर वाइज समरी उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे बाहर प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि साइंस से प्रश्न हो जाता है, 2018 में ऐसा हुआ था। इसके पहले और इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ था, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा की जा सकती है। चैप्टर नंबर 10 है पकाएं खाएं। तो भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, तो भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंक कर, ठीक है। ये क्रम से याद रखिएगा आप। और कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे आपने पढ़ा है भूनना, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भोजन पकाने के एक ढंग भूनने का विकसित रूप ही होता है सेकना। अगर ऑप्शन में भूनना नहीं है तो सेकना अगर है तो आप उतना कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसी का अपडेटेड रूप है। घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। अब घर पे बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, इसमें बुजुर्ग भी आते हैं, तो ये सब क्या है, ईवीएस में जानकारी के स्रोत हैं, है ना। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चे के अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले इनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों की मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है, वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीजें बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 कहा जा रहा है कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में देखा होगा, या तो फिल्मों में, या तो किताबों में देखा होगा। इससे क्या है, ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद करेंगे। मतलब अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करें कक्षा में तो बच्चा सीख पाएगा, वास्तविक जीवन से जोड़ करके समझ पाएगा। बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में भी मदद करती है। जैसे वाहनों में जो बदलाव होते रहते हैं तो उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। चित्र की सहायता से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है, तो चित्र की सहायता से भी हम बेहतर बच्चे को समझा सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। मतलब अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्चों को मौका दिया जाए कि चित्र को देखें और समझे क्या क्या है, इससे क्या है, अवलोकन कौशल का विकास होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अवलोकन कौशल के विकास के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो आपको प्रायोरिटी देनी होगी वहां पे ऑप्शन में कि बच्चों को अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, मतलब अवसर दिया जाए। दूसरा पॉइंट है बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा। यहां से प्रश्न हर बार आता है कि अगर भेदभाव हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 13 है आपके सामने, छूकर देखें। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कहानियों से बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ईवीएस की किताब में, कक्षा 3 की किताब में या 4 की किताब में कहानी के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, या कहानी रखने का उद्देश्य क्या है, या कहानी के पात्रों का क्या उद्देश्य है, तो आप क्या उत्तर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कहानी से क्या है, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, साथ ही साथ बच्चे के कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा और संवेदनशीलता
पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जैसे आपके पास मान लिया मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, मोबाइल में आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, कोई अदर नहीं समझ सकता। तो जब आप परिस्थिति में खुद को रखते हैं तब आप समझ पाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ तक जा सकती है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास तरीका, एक विधि है जिसको हम कहते हैं ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेल लिपि की जो इमेज है। ब्रेल कागज पर हाथ रखकर पढ़ा जा सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो लुई ब्रेल किस देश से संबंधित थे? तो ये फ्रांस के थे। किसी लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। इस लिपि में, यहाँ पे होगा इस लिपि में, और पूरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। टच करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पे भी लिखी जा सकती है, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से बच्चे समझ पाएंगे जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल सीट दिखाना अच्छा रहता है। जो रियल की हो वो सीट आप दिखाइए और बच्चों को समझाइए। चैप्टर नंबर 14, कहां से आया किसने पकाया। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव अगर है, क्वेश्चन में पूछेगा कि एक विद्यालय या एक शिक्षक लड़कियों को वरीयता देता है या एकल गायन प्रतियोगिता में लड़कों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या है, चर्चा करनी चाहिए। संवेदनशीलता से हमें चर्चा करनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। बच्चों के प्रवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका होता है। तो जैसे तुलसा है, तुलसा का पत्ती जो होती है, तुलसा का जो पौधा होता है, तुलसी जिसको आप कहते होंगे, पूजा भी होती है हिंदू धर्म में। और जैसे नीम का पौधा हो गया है ना, नीम की पत्तियों से कई सारी औषधियां बनाई जाती। तो इस पे क्या है, बच्चे के समक्ष वास्तविक रूप में चर्चा की जाए जिससे बच्चा पारंपरिक ज्ञान को भी समझ पाए। चैप्टर नंबर 15 है आओ बनाएं बर्तन। कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मजा आता है और क्रियाओं को क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते हैं पर बच्चों को करके सीखने में भी आनंद आता है। तो यहाँ पे किस बात को दिखाया गया है कि ईवीएस में हम बच्चों को करके सिखाने पर जोर दें। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गोदकर हाथों से बनाए गए थे। यहाँ से कोई खास प्रश्न अभी तक नहीं आया है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए कहाँ पकाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो आग में पकाया जाता है। चैप्टर नंबर 16, स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा तथा उनमें इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी आदि स्थानीय नाम पर बातचीत की गई है। यहाँ से कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, जहाँ से बनेगा हम आपको बताते हुए चलेंगे। वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं, अर्थात बच्चे कैसे सहपाठी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाने से बच्चों को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना भी होगा और फिल्मों और नाटकों में भी देखा होगा। तो इस सब का क्या करे टीचर क्या करे, क्लास में चर्चा में इन चीज़ों को शामिल करे, विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में। चैप्टर नंबर 17 है चिट्ठी आई है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को रेड कलर से हाईलाइट किया गया क्योंकि इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है बुजुर्ग के बारे में। तो यहाँ पे एक फैक्ट कहा जा रहा है कि पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि पहले कैसे क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, अब क्या नया हुआ है, तो ये आपको कौन बता सकता है? आपके घर में दादी बाबा नानी नाना जो भी है बुजुर्ग बता सकते हैं। ये समझने में बच्चे बुजुर्ग से बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगे। पहला ऑप्शन था यहाँ पे, पहला पॉइंट था कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा या उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बच्चों को या बच्चों में हमें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है, तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि अपने ही मित्रों को चिट्ठी लिख करके शुरुआत की जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बात की जा सकती है। चैप्टर नंबर 18, यहाँ से प्रश्न हर बार एक आता है।
प्रश्नों को भी हम कराएंगे। कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 18 में ऐसे भी होते हैं घर। घरों की विशेषता यहाँ पे कही जा रही है। तो मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग करने से इन जगहों का प्रवेश समझने से बच्चे इन मकानों की समझ को जान पाएंगे कि कहाँ पे मकान कैसा क्या होता है। असम में बहुत बारिश होती है। असम में घर किस प्रकार के बने होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है। तो असम में जो घर होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी की ही बनी होती है। तो अंदर से घर ये लकड़ी के बने होते हैं और किस पर बने होते हैं? तो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मनाली क्या है? तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऐसा एनसीईआरटी में कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही है, कहा जा रहा है, तो आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता है, दीवारें मोटी होती है, मिट्टी के घर होते हैं ज़्यादातर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है। यहाँ से कोई भी ऑप्शन घुमा फिरा करके आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान के बारे में सही नहीं है। मान लिया वहाँ पे दे दे कि गर्मी कम पड़ती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। और दीवारें जो है वो कैसी? तो मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर इन्हें बनाया जाता है। घरों की छत कैसी होती है ये भी ध्यान रखिएगा। घरों की छत कैसी होती है? तो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला कहवा पीते हैं। अब डल झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में हाउस बोट भी होती है। डल झील की आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारी साथी जानवर, तो हमारी साथी जानवर की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे इस चैप्टर को रखने का उद्देश्य क्या है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करें ताकि बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हों, समझें कि जानवरों का भी हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में योगदान है। हम जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। या संबंध समझने में बच्चों को उनके प्रवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होती है कि हमारा और जानवर से क्या संबंध है। पक्षी क्या है? कीड़ों को खाते हैं, जानते ही हैं आप। चैप्टर नंबर 20 है कि बज्जू गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में लोग गड्ढा बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद कर देते हैं ताकि घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा था कि टांका बनाते हैं, टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं, ये कहा जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे ताकि नहीं है, टांके के लिए है। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत पे जो पानी गिरेगा ना, वो कैसे ऐसे हल्का सा ऐसे ढलवा बना देते हैं ताकि इस पे जो पानी गिरे बारिश का, वो नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा होता रहे। जैसे ऊपर पाइप लगा है पानी का, वहाँ पे हल्का सा ढलवा बना दिया ताकि पानी पाइप में जाए और कूड़ा कचरा ना जाए उसमें। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। यदि पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर अपने बच्चों के साथ हम क्या करें, अपने अनुभवों को बांटें, तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये पेडागोजी का एक पॉइंट है कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है, अपने दैनिक जीवन के अनुभव को जोड़ना है और किताबी ज्ञान से जुड़ते हुए आपको समझाना है। जिस जगह पानी की किल्लत होती है, लोग वहाँ पानी की बचत करते हैं व उनके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत, मतलब आपका ये कहना है कि आप बच्चे को ऐसा तैयार करें मेंटली रूप से कि वो पानी की बचत करें और इसके लिए कुछ उपाय तरीके अपनाएं। कक्षा में इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा की जा सकती है। ये चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपको चर्चा करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 21 है, यहाँ से एक प्रश्न आता है आपके सिलेबस में, परिवार। तो परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई क्या है? परिवार, समाज, विद्यालय, मीडिया। तो आपको ध्यान रखना है, परिवार जो है मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। परिवार क्या है? तो परिवार बच्चे का पहला स्कूल पाठशाला होता है, क्योंकि बच्चा सबसे शुरुआत में यहीं से सारी चीज़ों को सीखता है। परिवार के कितने प्रकार एनसीईआरटी में कहे हैं? हो सकता है गूगल पे सर्च करें तो आपको तीसरा प्रकार मिश्रित परिवार भी मिल जाए, लेकिन एनसीईआरटी में कहा गया है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। अब एकल परिवार आप जानते होंगे, ठीक है, मम्मी पापा और बच्चे। संयुक्त परिवार में दादी बाबा, चाची चाचा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ कहाँ से मिलता है? तो परिवार से ही मिलता है। कक्षा में मौजूद बच्चों को परिवारों में विविधता के पाठ से ही शुरुआत
की जा सकती है। कक्षा 4 का पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। इसमें यह बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, किन किन साधनों से जाते हैं, इसकी बात कही गई है इसमें। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट से। तो कहा जा रहा है असम में बांस से बने पुल होते हैं। तो इसके बारे में भी हमने आपको पहले भी बताया था कि असम के घर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बांस से बने पुल होते हैं और बांस से बने खंभों पर ही मकान भी बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ में बांस पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। तो ये असम की बात हो गई। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि असम राज्य से बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं जब पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे भर जाता है। तो कैसे जाते हैं? बांस और रस्सी से बना पुल, ये ध्यान रखिएगा, इसको बना करके जाते हैं। कहाँ से कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बना लिए जाए आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहा जाता है लद्दाख में लकड़ी का झूला बना होता है जिसे ट्रॉली कहा जाता है। तो लद्दाख में बच्चे कैसे जाते हैं? ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए रोज नदी पार करते हैं। नदी खूब चौड़ी और गहरी नदी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली पुली की मदद से इसी रस्सी पर सरकती है। पुली होती है, सही लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने देखा होगा कुएं जो होते थे पहले, उस पे पुल टाइप में ऐसे वो रहता था, उसी पे रस्सी सरकती है। 4-5 बच्चे एक ट्राली में बैठ सकते हैं और नदी के उस पार पहुंच सकते हैं। सीमेंट का पुल, सीमेंट के पुल कैसे होते हैं आपने देखा ही होगा। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बनाए जाते हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। बल्लम क्या है? तो केरल, ठीक है, इसका संबंध आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बल्लम का संबंध किससे है। तो बल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव को ही बल्लम कहते हैं। तो ये कहाँ मुख्यतः है? केरल में, ठीक है। और स्कूल पार करते हैं इसी के माध्यम से बच्चे, छोटी नाव में बैठ करके, इसी को बल्लम कहा जाता है जो छोटी नाव होती है। ऊंट की गाड़ी, तो रेगिस्तान, राजस्थान में पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। ये एक ऑप्शन दे दिया, एक ए ऑप्शन दे दिया और एक असम वाला ऑप्शन दे दिया, और लद्दाख वाले ऑप्शन में कहीं कुछ घुमा दिया कि लकड़ी का बना झूला हो सकता है, यहाँ पे कह दे कि लोहे का बना झूला होता है जिसको ट्राली की जगह पे कुछ और नाम दे दिया जाए। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को याद रखिएगा कि असम में कैसा होता है, लद्दाख में कैसा होता है, ऐसे ही प्रश्न बनेगा। मैदानी इलाके की बात करें तो यहाँ पे बच्चे बैलगाड़ी के माध्यम से स्कूल जाते हैं और धूप होती है तो छतरियां ऊपर खोल लेते हैं। जुगाड़ क्या है? तो गुजरात में ये पाई जाती है, वैसे तो अब हर जगह है, बट अगर एनसीईआरटी गुजरात के बारे में कह रहा है तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो गुजरात ही आप लगाइएगा, है ना। गुजरात में पाई जाती है, एक गाड़ी का नाम है, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जुगाड़। आगे मोटरसाइकिल का इंजन और पीछे ठलिया वगैरह होता है, लकड़ी का फट्टा होता है। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे मीलों फैली बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। साथ ही वह हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर जो है जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हाथ पकड़कर बर्फ पर जब बच्चे चलते हैं तो ध्यान से चलते हुए हैं। भाई पैर आपको जमाना पड़ेगा ना, पैर ऐसे बर्फ पर, वही कह रहा है यहाँ पे। ताजी बर्फ में क्या है, पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई तो फिसल भी सकते हैं। उत्तरांचल की बात करें तो ये इलाका पहाड़ी है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, यहाँ के बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर लेते हैं। अब प्रश्न किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं? इस वाले चैप्टर से। नंदू हाथी जो चैप्टर है इससे हर बार एक प्रश्न आता है। इसके अलावा खेजड़ी वृक्ष से हर बार एक प्रश्न आता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपकी किताब में, कक्षा 4 में। चैप्टर नंबर 2 में कहा जा रहा है कान में। तो यहाँ पे कानों के बारे में बात कही गई है। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं। जैसे सांप के कान नहीं होते फिर भी वो सुनता है, ये प्रश्न पूछा गया है। कैसे सुनता है? तो वाइब्रेशन यानी कंपन के आधार पर सुनता है। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं।
ठीक है, जैसे हम आपके हमारे आपके कान दिखते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके कान नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके होते हैं, मतलब कान होते हैं बट दिखेंगे नहीं, क्योंकि पंखों से ढके होते हैं, पंख के ऊपर होते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी क्या है, सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको हमने रेड कलर में कर लिया है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। इसमें मनुष्य भी आ जाएगा, गाय है, भैंस है, ये सारे जानवर। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, शरीर पे बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अंडे देने वाले की क्या विशेषता है और जो बच्चे देते हैं उनकी क्या विशेषता है। जिनके कान बाहर दिखाई दें, शरीर पे बाल हो, वो बच्चे देते हैं। बहुत साल पहले धरती पे डायनासोर थे, अब नहीं है, फिल्मों पुस्तकों में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 3, एक एक पॉइंट आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। 100 लिखा है मतलब 100। अगर क्वेश्चन आता है अगर वहाँ पे 150 दिया है या 110 दिया है तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, कितने घंटे? 2 से 4, मतलब 2 से 4। अगर ऑप्शन में कहीं 6 से 8 दिया हुआ है कि हाथी 6 से 8 घंटे आराम करता है या बहुत ज़्यादा आराम करता है, तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना भाता है, इससे क्या उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वेट कितना होता है? 200 किलोग्राम। अगर कहीं ऑप्शन में 100 किलोग्राम दिया है या 300 किलोग्राम दिया है, वो गलत होगा। भले ही वो बात सत्य हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो विकल्प गलत होगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक एक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं, अकेले रहने लगते हैं। झुंड में जब तक रहते हैं तब तक सारे काम एक साथ मिलकर के करते हैं। खाने की तलाश में घूमना, नहाना, खेलना, ये सब साथ में करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में कौन सा संबंध है? तो सहजीवी का संबंध है। चैप्टर नंबर 4 आ जाता है अमृता की कहानी। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है। इस गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। तो अगर आपसे पूछ ले, मान लिया 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा खेजड़ी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। अब अगर वहाँ पे दे दिया है कि खेजड़ी गांव असम में है या बिहार में है, तो विकल्प गलत हो जाएगा। खेजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट करके जान दे दी थी। और विश्नोई यहाँ के लोग कहलाते हैं जो जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए आज भी ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऑप्शन में दे रहा है कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों, मतलब इसके पेड़ की फलियों से सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते भी हैं। बच्चों को बड़े और जानवरों, कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब टीचर का कार्य है कि टीचर क्या करे? प्रेरित करे, मोटिवेट करे कीड़े मकोड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। चैप्टर नंबर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। बिहार के मुजफ्फर जिले में बुचाहा गांव स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि बुचाहा गांव कहाँ से संबंधित है। डायरेक्टली नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन बना करके पूछेगा कि बिहार के बारे में सही कथनों को पहचानिए या गलत कथनों को पहचानिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देने का बेस्ट, मतलब ये समय जो है अंडे देती है मधुमक्खी, और सबसे अच्छा समय यही होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। छठा पॉइंट है यहाँ पे, मधुमक्खी पालने के लिए बक्से, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है। लीची के फूल कब खिलते हैं? तो ये फूल फरवरी में खिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन बना करके कैसे भी आपसे सही गलत पूछ सकता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। कुछ नर मक्खी भी होती हैं, कुछ श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं। जो काम करने वाली मक्खियाँ उनको श्रमिक मक्खी कहा गया। दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नृत्य करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस मिल गया है, ठीक है। और छाता बनाना का भी काम इन्हीं का होता है, बच्चों को पालने का भी। और अगर ये ना हो तो ना ही छत्ता बन पाए, ठीक है, और ना ही शहद इकट्ठा हो। छत्ता होगा
शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी भी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खियों की तरह चींटी भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा रहता है। यकीन मानिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। रानी चींटी भी अंडे देने का कार्य करती है। और सिपाही चींटी क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां क्या है, भोजन ढूंढ करके लाती हैं। दीमक और ततैया इसी तरह समूह में रहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया कि कौन समूह में नहीं रहता। तो आपने देखा होगा कि दीमक जो है समूह में रहते हैं, ततैया समूह में रहते हैं, और अभी आपने हाथी के बारे में पढ़ा, ये भी समूह में रहते हैं, ठीक है। बट मकड़ा जो है, मकड़ी, ये समूह में नहीं रहता, अकेले रहता है अपना जाल बना करके। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। चैप्टर नंबर 6 है ओमना का सफ़र। तो गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड ये कहाँ है, तो ये गुजरात राज्य में है। अहमदाबाद स्टेशन पर क्या बिकता है, तो नींबू वाले चावल, मिठाई, ये चीज़ें मिलती हैं। और वलसाड स्टेशन पर खाने बेचने की चीज़ें, चाय, बटाटा, बड़ा पूड़ी और ठंडा दूध बेच रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है, आपको कराया जाएगा। कोझीकोड कहाँ है, तो केरल में। अब आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक ऑप्शन इसमें से बना ले, एक ऑप्शन बिहार के एक गांव से बना ले, और एक ऑप्शन आपका राजस्थान से बना ले। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता नहीं कैसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ पे बात कही जा रही गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, और केरल के निकटवर्ती। हालांकि मैप के लिए आपको एक अलग से वीडियो दिया जाएगा जिसमें मैप से सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कि कौन कौन से किसके निकटवर्ती राज्य हैं। चैप्टर नंबर 7, प्रश्न संख्या चैप्टर नंबर 7 है मड़गांव गांव। मड़गांव जो है ये गोवा राज्य में है। तभी कह रहे हैं सभी राज्यों से संबंधित जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी से वो याद कर लीजिएगा। अगर आप गोवा से केरल जाएंगे रेल के रास्ते तो कितनी सुरंगें, 92, और कितने पुल, 2000 पुल पड़ेंगे। उडुपी स्टेशन का एक नाम है, यहाँ पे इडली बड़ा बिक रहा था, तो ये नॉर्मल सी बात है। केरल में नारियल के पेड़, चावल की भी खेती होती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। मलयालम में वलियम्मा किसको कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को यानी मौसी को, और अमूमा कहते हैं अपनी माँ की माँ को, मतलब नानी को। यहाँ पे कुछ भाषाएं दी हैं, जैसे मलयालम है, केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। कोंकणी को अब यहाँ से दे सकता है, घुमा सकता है कि एक यहाँ पे गलत दे दो और आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपको याद होना चाहिए, फिर आप कह नहीं सकते कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, आपकी गलती है। ये आप याद करिए, कन्नड़, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है, मराठी, महाराष्ट्र। चैप्टर नंबर 8 है नानी के घर तक। तो यहाँ पे कुछ जानकारी दी जा रही है रेल टिकट के बारे में। उससे पहले कहा जा रहा है कि केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया था। तो ये फेरी का संबंध किससे है, केरल राज्य से है। रेल टिकट पे क्या क्या जानकारी होती है, ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ का नाम होता है और किराया होता है। और रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। यहाँ पे देख लीजिएगा, रेल टिकट पे व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कहा जा रहा है कि नहीं होता है मतलब नहीं होता है। हो सकता है आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, उसमें आपका नाम आ जाता हो, है ना, तो उस पर नहीं जाना है। जो एनसीईआरटी कह रहा है उस पर जाना है। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ नंबर और किराया, नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेलवे टाइम टेबल में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस समय से किस समय पहुंचेगी और किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। ओमना ने नगर कौल एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र किया। अहमदाबाद से नगर कोइल स्टेशन तक कुल कितने स्टेशन है, तो कुल 13 है। यहाँ से भी प्रश्न एक न्यूमेरिकल बना करके पूछा गया है। बदलते परिवार, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। इन बदलाव का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से किया जाए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और 21 वर्ष है, किसकी, लड़के की, ये भी ध्यान रखिएगा। कबड्डी को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है इसको हु तू तू, हा डू डू, छू किटकिट, इन नामों से भी जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, 7 खिलाड़ी एक समय पर खेलते हैं। टोटल अगर आपसे पूछे तो 12, एक समय पर पूछे तो 7 खिलाड़ी। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, वह खेल नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि हम सही ढंग से काम कर सकें। कबड्डी जब आप खेलते हैं तो शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई पड़ता है अगर, तो टीचर का कार्य है कि इस पे चर्चा करें। कर्णम मल्लेश्वरी से हर बार लगभग एक प्रश्न आता है, आइए जानते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। किस राज्य से संबंधित है ये, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली। ऑप्शन में कई बार कर्नाटक कुछ और दे देता है, राजस्थान वगैरह, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। खास बात यह है
कि ये जब 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। एक बार में 130 किलोग्राम तक उठा लेती हैं। कुल इन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय 29 मेडल जीते। अगर क्वेश्चन में 39, 49, 59 दे दे तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, ये एनसीईआरटी में कहा गया है। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर्स? कर्ण मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही हमने चुन चुन के आपके लिए इकट्ठा किए हैं, लिखे हैं, फिर टाइप कराए हैं, फिर ये वीडियो के रूप में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 11 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए चैप्टर नंबर 12 पे आ चुके हैं हम। चैप्टर नंबर 12 में है कैसे कैसे बदले घर। तो डेरा गाजी खान एक जगह है जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर क्यों लीपा जाता है? ताकि मिट्टी में कीड़ा न लगे। ठीक है, एक बार सीटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था कि क्यों लीपा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी में कीड़ा न लगे इसलिए लीपा जाता है। नीम और कीकर की लकड़ी जो होती है इसमें दीमक नहीं लगती है। सोहना गांव कहाँ है? तो सोहना गांव हरियाणा में है। ईंटों की दीवारों को लीपना नहीं पड़ता है। साल में एक बार ईंटों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है। सोहना गांव से जब आप दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में एक शहर पड़ेगा गुड़गांव। चैप्टर नंबर 13 पहाड़ों से समुंदर तक। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल करके साफ किया जाए। बसवा का खेत, चैप्टर नंबर 14। तो बसवा कहाँ है? बसवा कर्नाटक के बेलबनिक गांव में रहता है। किसी व्यक्ति का नाम है बसवा और ये गांव का नाम है और ये राज्य का नाम है। जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे के नाम से जानते हैं। प्याज की फसल बोने के 20 दिन के बाद प्याज में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। खेतों में कुछ पौधे बिना बोए निकल आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। चूं चूं करती आई चिड़िया। चिड़ियों के बारे में इस चैप्टर से एक प्रश्न आपकी परीक्षा सीटेट में जरूर आएगा। 3 स्लाइड है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते हुए बच्चों के लिए कुछ मज़ेदार कहानियां लिखते थे। कलचड़ी इंडियन रोबिन, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। यह घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई ये सब बिछा रहता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। तो ये विशेषताएं हैं पक्षियों और उनके घोंसलों की। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, तो फिर वे अपने अंडे कहाँ देती है? वे कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे की भी देखभाल करता है, सेता है। फाख्ता कैकस, ये फाख्ता जो पक्षी है ये कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घर की दीवार के आले में अपना घोंसला बनाती है। आला क्या होता है? पहले छोटी छोटी अलमारियां टाइप में ऐसे ऐसे काट दिया जाता था घरों में, ऊपर ऐसे ऐसे, तो देखिएगा वही होता है आला। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी कहाँ? तो पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें अंडे देती है। दर्जन चिड़िया की खास बात क्या है कि ये अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है। जैसे सुई से आप कपड़ा सिलते हैं वैसे ही ये क्या करती है? पत्तों को सी लेती है और उसकी एक थैली बना लेती है, उसी में अंडे देती है, यही उसका घोंसला है। शकरखोरा की विशेषता क्या है? तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं और मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये विशेषता किस पक्षी की है? शकरखोरा की। बीवर पक्षी की खास बात क्या है कि सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं। उसके बाद मादा बीवर सभी को चेक करती है, देखती है, उसमें से सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। गाय के दांतों की विशेषता क्या है? गाय के जो आगे के दांत होते हैं छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए। पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि कैसे निगल करके खाता है। जैसे आप दवाई कोई टैबलेट होती है तो आप उसको निगलते हैं, है ना,
मुंह चला करके नहीं, पेस्ट नहीं करते हैं, निगल जाते हैं वैसे ही। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन में चूहा भी देता है, कई किताबें इसका आंसर चूहा लिखती हैं, बट चूहा नहीं होगा, एनसीईआरटी गिलहरी कहती है, तो आप गिलहरी के साथ ही जाइएगा। चैप्टर नंबर 17 है नंदिता मुंबई में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, इससे कोई खास प्रश्न नहीं बन सकता है। मुंबई भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ लोग 4 बजे उठकर नल से पानी भरते हैं। चैप्टर नंबर 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, आपको लग रहा होगा कि अरे यार यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, 3 क्या 4 पॉइंट है, इसी में से कोई घुमा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में, तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे और वहाँ पे एक दे दे कि नल्ला मड़ा कहाँ है, गुजरात में है, तो क्या होगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही दे देगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है, कफ परेड मुंबई में है, और कर्नाटक में कौन सा गांव है, होलगुंडी गांव। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा से लोग बीमार हो सकते हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा है ये पॉइंट कि हैजा कैसे फैलता है, दूषित जल और भोजन से। उल्टियां होती हैं, इससे क्या होता है, उल्टियों से बहुत सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, जो कि हमारी शरीर के लिए हानिकारक है। तो अगर पानी की कमी है किसी को, उसकी कैसे पूरा करेंगे, शक्कर और नमक का घोल पीना चाहिए। कई बार डॉक्टर भी WHO का घोल देते हैं, ORS वाला, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा। यहाँ पे एक गांव है, इस गांव में बच्चों की पंचायत का नाम है भीमा संघ। चैप्टर नंबर 19 जड़ों का जाल। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद करके ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़, उनकी लटकन, उनकी जड़ें होती हैं जो कि टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कई सारे कानून बने हुए हैं, अर्थात अगर आपको पेड़ को काटना है तो आपको सरकार से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। ये पाया कहाँ जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि रेगिस्तानी ओक दिया है तो रेगिस्तान में पाया जाएगा। 19 में इसी तरीके से एक प्रश्न आया था। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऊंचाई इसकी लगभग 11 से 12 फीट होती, पत्तियां कम होती हैं, और अगर ऐसे 30 पेड़ जमीन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। ये पानी जो है पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कभी इस इलाके में पानी की आवश्यकता पड़ती है, कमी होती है, तो यहाँ पे लोग पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते थे। अब है कि नहीं है, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। चैप्टर नंबर 20 है मिलकर के खाएं। तो असम में एक त्यौहार मनाया जाता है, बिहू त्यौहार। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि बिहू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम से है। उरुका क्या है, बिहू त्यौहार से पिछली जो शाम होती है वो होती है उरुका। घास और बांस से तैयार जो घर होता है उसको भेला घर कहते हैं। बोरा और चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इन्हें कहाँ खाया जाता है, तो मुख्यतः असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताओ कहाड़ी को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखकर पकाते हैं। ये चेवा चावल पकाने का प्रकार है। असम के साथ चाय में पीठा भी दिया जाता है। यहाँ औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो क्या है, तो ये चावल और रसेदार सब्जी मिला करके जो आप तैयार करें वही है भात सुक्तो। मिड डे मील क्या है, तो ये बच्चों का अधिकार है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। खाना खिलाया, चैप्टर नंबर 21 आपके सामने। गुरुद्वारे के रसोई घर में काम हो रहे थे, बहुत सारे यानी कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी, दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। कड़ाह क्या है, तो कड़ाह एक प्रसाद होता है जो अरदास के बाद दिया जाता है गुरुद्वारे में। बनता कैसे है, आटा और चीनी का इस्तेमाल, जिसको आप सभी जब कुछ होता है हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो रामायण या ऐसा कुछ कथा वगैरह होती है तो आटे और चीनी का प्रसाद मिलता है, वही कड़ाह है। अब चैप्टर नंबर 23, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, साड़ियों से संबंधित है। मुक्तापुर गांव कहाँ है, तो ये पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिला कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। इस जिले के अधिकतर परिवार क्या हैं, बुनकर हैं। इसी बुनाई के कारण इसको हम पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। कारीगर
चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाते हैं। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए, साथ ही साथ कई दिनों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चैप्टर नंबर ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे 5वें पॉइंट से प्रश्न 2 बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में खासतौर से पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियां बनाई जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से मशहूर, जैसे कुल्लू की शाल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम के शिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, ये प्रसिद्ध है। चैप्टर नंबर 24 है दूर देश की बात। 27 चैप्टर है आई थिंक इस कक्षा 4 में। तो देखते हैं मलयालम में चिटप्पन किसको कहते हैं, तो पिता का छोटा भाई यानी चाचा को। कुजुम्मा किसको कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजुम्मा कहते हैं, और चिटप्पन कहते हैं चाचा को। अबू धाबी में रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ शहर से थोड़ी ही दूर पर चारों ओर दूर दूर तक रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़ है ना कोई हरियाली है, सिर्फ रेत और रेत ही दिखाई देती है। रेगिस्तान की खास बात क्या है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी बहुत कीमती है, न बारिश है, ना ही नदियां हैं, ना झील है, ना तालाब है, जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है। तो यहाँ पे पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, अर्थात पानी जो है महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वहां पे उन्होंने अबू धाबी की मुद्रा को दीनार लिख दिया था और वो विकल्प गलत था। ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछा जाएगा। गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। चैप्टर नंबर 25 है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च को उगाया जाता है। अब गरम मसाले में सारे मसाले आ जाते हैं। फौजी वहीदा, तो फौजी वहीदा जो है ये प्रिज्म इनको कहा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड कमान संभाली। थन्ना मंडी गांव कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं, आपने देखा होगा कहीं परेड होते हुए, अगर आपने पीएससी या आर्मी की तो आपने देखा होगा काफी तेज बोलना होता है, मतलब पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक आवाज ये जा पाए। प्रिज्म क्या है, एक प्रकार का कांच है जो 7 रंग दिखाता है। एक यहाँ पे गांव का नाम और दिया हुआ है स्किटपो, ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। स्किटपो पुल गांव जो है ये लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले, दादाजी को मेमेले कहा जाता है। ठीक है, कक्षा 4 की थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली थी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब कक्षा 5 का पहला चैप्टर आपके सामने, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पहला पॉइंट है यहाँ पे, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर कैसे पहचानता है कि यहाँ पे कोई मनुष्य लेटा हुआ है और आकर के आपको किस करता है, तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि किस इलाके से कुत्ता बाहर का आया है या फिर अपने ही ग्रुप का है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की किताब में है, वास्तविकता से इसका संबंध है या नहीं है उस पर मत जाइएगा। हो सकता है आपके इलाके में कोई कुत्ता ना पहचान पा रहा हो या मच्छर आपके पास ना आ रहा हो। रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। यह एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पे होती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमा करके ही आसपास देखते हैं। जैसे मनुष्य का ये सर है तो यहाँ पे आंखें हैं, मनुष्य क्या है, इधर भी हल्का सा देख सकता है, इधर भी देख सकता है और सामने तो देख ही सकता है। बट पक्षी क्या है, पक्षी को अगर इधर देखना है, यहाँ पे देखना है हल्का, तो उनको अपनी गर्दन ऐसे घुमाना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न 3 बार पूछा गया है, भी आपको कराया जाएगा। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं
तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब वे अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देख पाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना देख पाते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज इन पक्षियों को 8 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ेगी। आमतौर पे ये माना जाता है कि दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, बट जो रात में जगने वाले जानवर हैं ये हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये पॉइंट किस तरीके से नोट किए गए हैं इसके लिए ये स्लाइड हमने लगाई है, एनसीईआरटी पब्लिश्ड, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। ऐसे पॉइंट को हमने कलेक्शन किया है। और दूसरा पॉइंट जो आपने अभी अभी पढ़ा, आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। पढ़ने में लग रहा था कि अरे इससे प्रश्न थोड़ी आएगा, बट 3 बार प्रश्न इससे पूछा गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सफेद और काला, है ना, इस प्रकार से दिखाया गया है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, सांप के बाहरी कान नहीं होते तो फिर वो सुनता कैसे है। सांप जो है वाइब्रेशन अर्थात कंपन को ही सुन पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे शेर, चीता कुछ आ रहा है तो कैसे पहचानेगा। अगर वो देख लिया है तो एक खास आवाज निकाल करके अपने साथियों को संदेश देगा। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इस चेतावनी भरी आवाज से सचेत हो जाते हैं। जो आवाज यहाँ पे निकालता है ना लंगूर, उससे जान जाते हैं कि कोई खतरा है, कोई शिकार पे आया है बड़ा जानवर। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विद्युत तरंगों से देती हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में ऐसा ही हुआ जब सुनामी आई, तो इससे पहले जानवरों को एहसास हो गया था, वो अजीब व्यवहार करने लगे थे। इससे वहां की जो जनजाति थी, एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन लोगों ने क्या किया, उस इलाकों को खाली कर दिया। इस प्रकार से उनकी जान बच गई, सुनामी से वो लोग बच गए। तो ये एक अच्छी बात है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों को मतलब अपनी उनकी कोई एक भाषा होती है, अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली आपको ठंडक में नहीं दिखेगी। श्लाथ की अगर हम बात करें तो श्लाथ क्या है, भालू जैसा ही है बट भालू नहीं है। एक दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके मस्ती करते हैं, सोते हैं, खेलते कूदते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ कह रहा है एनसीईआरटी में, तो आपको 8 ही ध्यान रखने हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जितने भी पॉइंट है इनको याद कर लीजिएगा। यहां से भी प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ऑप्शन आपको बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 गुना देखने वाला जानवर क्या है, बाघ है। मतलब अगर ऑप्शन में आपको हाथी, शेर कुछ और दे दे, अगर बाघ दिया है तो आप बाघ ही लगाइएगा। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है प्रश्न में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। मतलब ये हुआ, बाघ को ये पता चल जाए, अगर कोई पत्ता हिल रहा है तो बाघ को ये पता चल जाता है कि बाघ मतलब हवा से वो पत्ता हिल रहा है या फिर कोई जानवर उसके आसपास झाड़ियों के पीछे है, ये समझ जाता है बाघ।
अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिएगा, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान ही आपको ध्यान नहीं रखना है, भरतपुर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में भरतपुर, जयपुर है ना, और भी 2 ऑप्शन देकर के आपको घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 है कहानी सपेरों की। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नागगुप्पन क्या है, तो नागगुप्पन एक प्रकार की डिजाइन है, ऐसी डिजाइन रंगोली कढ़ाई जो दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, दक्षिण भारत और सौराष्ट्र में इनका प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अगला पॉइंट है, बीन पार्टी के बाजे तुम्बा, खंजरी, बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। नाग, करैत, डुबैया और अफाई यही जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके कितने दांत, 2 दांत। ऑप्शन में आपको दे 4 दांत होते हैं तो विकल्प गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। खास बात यह है कि जो दवा बनती है सांप के जहर को बचाने के लिए, वो भी किससे बनती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अर्थात जैसे लोहा लोहा को काटता है उस प्रकार से जहर जहर को कम करता है। चखने से पचने तक चैप्टर नंबर 3 है, जो कक्षा 5 की किताब है। इसमें बड़े बड़े चैप्टर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो ये आपको थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते चलना है। और ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये मेहनत हमारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी लाइक का कोई ऐसा पैसा या पेमेंट नहीं मिलता कहीं से भी, बस आपका मोटिवेशन चाहिए जो कि इस वीडियो पे हमें दिखना चाहिए। इस वीडियो का हम लाइक रखते हैं, ठीक है, कितना लाइक रखा जाए, कितना आप लोग लाइक कर देंगे। इसका हम लाइक रखते हैं टारगेट 10,000 लाइक का, देखते हैं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। 10,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। अगला है यहाँ पे, उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी को घोलकर पीना चाहिए। खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आती है और पेट भी खराब हो जाता है। ग्लूकोज को चढ़ाए से, ग्लूकोज को कहने का मतलब यह है, ग्लूकोज अगर आप लेते हैं शरीर में चढ़ाते हैं तो बिना खाए पिए शरीर को ताकत मिलती है, ठीक है। यानी ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर को ताकत, एनर्जी मिलती है। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट में पाया जाने वाला रस कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन में क्षारीय दे देगा, उदासीन दे देगा, ध्यान रखिएगा। पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। जुखाम किस प्रकार का रोग है, तो जुखाम एक संक्रमण रोग है। उड़ीसा के काली हांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद भी वहां पे गरीबी है। चैप्टर नंबर 4 है, खाए आम 12 महीने। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। आत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है और मामिडी तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। मुस्लिम जो है कपड़े का प्रयोग कपड़े को छानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है कि संरक्षण के क्षेत्र मतलब संदर्भ में 4 ऑप्शन देता है और आपसे कहता है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो हरी धनिया को कैसे हम अगर रखते हैं, मार्केट से लाते हैं, तो कैसे गीले कपड़े में लपेट कर रखें ताकि वो खराब ना हो। इसी प्रकार से प्याज लहसुन को क्या हम लोग खुले में रखते हैं, पॉलीथीन बंद करके नहीं रखते हैं। कांच के जार और बोतलों को अच्छे से सुखाया जाता है, क्यों, ताकि उसमें नमी न रह जाए। जो आपने देखा होगा जार में छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदें लगी रह जाती हैं, उसको हम लोग धूप में रख करके सुखा लेते हैं ताकि उसमें नमी न रह जाए। अगर नमी रह गई तो उसमें जो भी चीजें आप रखेंगे, चाहे अचार हो, है ना, चाहे जो भी हो, वो खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलने के लिए या संरक्षण के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि उसके पापड़ बना लिए जाएं या फिर क्या चटनी बना ली जाए, मतलब अचार बना लिया जाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आम को अगर आप पूरे साल तक रखना चाहते हैं। अचार हो गई, पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, इन चीज़ों को आप बना करके लॉन्ग टर्म तक संरक्षित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बीज बीज बीज। तो यहाँ पे शिकारी पौधे को नेपेंथिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो
मेढ़ को कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। नेपेंथीज का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है पत्तियों का, यहाँ पे पत्ती नहीं होगा, पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह एक विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित करता है। ध्यान रखिएगा, ये गंध देता है, आवाज नहीं निकालता है। क्वेश्चन में कई बार देता है कि एक आवाज निकालता है, मोहक आवाज, तो आवाज नहीं निकालता है, खुशबू निकालता है या गंध कह लीजिए आप उसको। नेपेंथीज पाया कहाँ जाता है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे बीजों का आइडिया जो है, यहाँ पे बीजों होगा, बीजों का आइडिया जॉर्ज ने स्क्रॉल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया। कांटों वाले बीज से यह विचार पनपा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शिकारी पौधे के बारे में हमने आपको बताया, जो भी चीजें हमने आपको बताई हैं यहीं से नोट की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये है नेपेंथीज, जिसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। डब्बा बिल्कुल होता है घड़े के जैसा आकार का, ये पत्ती का ढक्कन लगा है, यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा देखिए आया है, ठीक है, और खुशबू के लिए आया, यहाँ पे बैठा, और जैसे ही ये बैठा ये डब्बा बंद और फंस गया वो, तो आवाज ये नहीं निकालता, ध्यान रखिएगा। बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, कपड़ों में चिपक कर या पानी के जरिए भी यह सैर करते हैं। सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं। यहाँ से जो रेड कलर से पॉइंट लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्ची कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से ही आया। गोभी और मटर कहाँ से आया, तो गोभी मटर यूरोप से आया। कॉफी, बीन्स और भिंडी ये अफ्रीका से आया। असम में चाय होती आपको पता है। चैप्टर नंबर 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला पॉइंट है यहाँ पे घड़ीसार 650 साल पुराना तालाब है। सार का मतलब यहाँ पे तालाब से होता है, और ये है कहाँ, तो ये राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, जहाँ पे ये तालाब है। बनवाया किसके द्वारा गया, तो राजा घड़शी के द्वारा बनवाया गया। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस तालाब पर एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब और थे, वो पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार होती है या तो कभी कभी वो भी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में 10 से 12 दिन की ही बारिश होती है। यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे। बूंद को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे कहा जा रहा है जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगह पर लोग जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन के आने पर अन्य लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है, जिससे कुएं सूख रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न 19 में परीक्षा में पूछा गया था, सीटेट 2019 में, कि क्यों पानी कम हो रहा है जमीन का। अब झीलें कम हो रही हैं जहां पानी का वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी उसे सीमेंट से कवर कर दिया जा रहा है, यह भी पानी कम होने का कारण है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई थी, इस इलाके में सूखा पड़ा था। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था। जब वहां सफाई की गई तो कितना कूड़ा निकला, 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकला। फिर क्या किया, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पाया। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई और बावड़ी को लोग फिर से भूल गए। अल-बिरूनी कौन है, तो अल-बिरूनी हजारों साल पहले भारत आया था। कहाँ से आया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये उज्बेकिस्तान से आया था। उसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ों और जगहों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। तालाब के चारों ओर बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बनाते थे। अल-बिरूनी के जन्म के लगभग 1000 साल के बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। तरुण भारत संघ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है, तो एक संस्था है जो पानी के इंतजाम में लगी है। दड़की माई एक महिला है जो राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। दड़की माई ने क्या किया, दड़की माई ने
पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर के एक तालाब बनाया। बस इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी में तैरती रहती हैं एवं वे वस्तुएं जो अपने भार से कम पानी हटाती हैं डूब जाती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक नींबू वाला प्रश्न पूछा गया और एक और प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ऐसी वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाएंगी वो तैरती रहेंगी और जो अपने भार से कम पानी हटाएंगी वो डूब जाएंगी। पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है और नींबू जैसी चीज जो पानी में डूब जाती है वह भी तैरने लगती है। अर्थात अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए और उसमें तब नींबू डाला जाए तो नींबू भी तैरेगा। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम आपको नमक मिलेगा। मृत सागर में ऐसे इंसान मतलब अब अगर जाएंगे मृत सागर में तो ऐसे आप वहां पे तैर सकते हैं जैसे लेटे हो, मतलब डूबने का कोई डर ही नहीं है। कुछ चीजें जैसे शक्कर, दूध पानी में पूर्णतः घुल जाती हैं जबकि मिट्टी एवं चाक पाउडर तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब दूध और शक्कर को आप मिलाएंगे घुल जाएगा, लेकिन आप मिट्टी डालिए तो नीचे पानी में बैठ जाएगी। तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। उबालने पर पानी क्या होता है? वाष्प बनकर के उड़ जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूखे हो जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस कारण, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाष्पीकरण के कारण। दांडी मार्च गुजरात की घटना है 1930 की। हुआ क्या था इसमें? भारतीयों को नमक बनाना मना था और इस पे टैक्स भी लगा दिया गया था। यह यात्रा कहां से चली? दांडी मार्च वाली। यहां से प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक चली। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 8। यहां से कम 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं अलग अलग टाइप से, अलग अलग एग्जाम में, मतलब अलग अलग ईयर में। 2011 से 2019 तक 13 बार सीटेट हुआ है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। मलेरिया के लक्षण की अगर बात करें तो इसमें कपकपी ठंड देकर के बुखार आता है। इसकी जो दवा है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन, यह आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी। तो एनीमिया रोग में बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। प्रश्न पूछ सकता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है। आयरन कैसे मिलेगा? तो आयरन के लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से पूछा गया है। मक्खियों से बीमारियां होती हैं जैसे पेट की बीमारियां। काई क्या है? तो काई एक प्रकार का पौधा है जो कि वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है और रोनाल्ड रोस को इसी संबंध में 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। मलेरिया परजीवी से होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है और ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। एनीमिया जो है दिल्ली के स्कूलों में आम बात है, ऐसा एनसीईआरटी में कहा जा रहा है। 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते थे, उन्हें एनीमिया हो गया था और ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है, उनका ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबालकर दवाइयां बनाते थे, उबालकर और छान करके दवाइयां बनाते थे। चैप्टर नंबर 9 है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो पहाड़ पर चढ़ना क्या कहलाता है? ट्रैकिंग कहलाता है। नोट्स बना लीजिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है। पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पर्वतारोही कहते हैं। वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है उनको हम पिट ऑन कहते हैं। एक तरह का हुक है जिसे रस्सी से लटकाया जाता है, वो स्लिंग कहलाता है। पॉइंट नंबर 6 है पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहते हैं। एडवेंचरस कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला पॉइंट देखिएगा, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां, यहां से प्रश्न पूछा गया है। पहला पॉइंट है दूसरों का सामान उठाने में मदद करना। अगर आप ग्रुप के लीडर हैं तो आप हेल्प करेंगे, साथ ही साथ और जो आपके सहयोगी हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि मतलब हुआ यहाँ पे कि दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप लीडर हैं आप आगे आगे चले, नहीं, आपको पीछे चलना है और आपके अपने सहयोगी जो हैं उनको आपको आगे बढ़ने का अवसर देना है। जो ठीक से नहीं चल पाते उनकी सहायता करना है।
रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना है, जो बीमार है उनकी देखभाल भी करना है, समूह के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है और सजा के लिए हमेशा तैयार करना रहना है आपको, चाहे गलती किसी की भी हो। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की पांचवी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी देते हैं। टेकला गांव जो है 1600 मीटर ऊंचा है, जो है कहाँ, तो झलरा पाटन यानी झलवार राजस्थान में है। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। चलते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कमर सीध में होना चाहिए। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक पे गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर ये चढ़ गई थी। ये है कहाँ की रहने वाली, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। इनके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्हें 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका नेपाली नाम सागरमाथा है। इसके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए इन्होंने पहला कदम रखा। इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया, तस्वीरें ली और 43 मिनट तक ये उस चोटी पर रही। चैप्टर नंबर 10 है बोलती इमारतें। तो गोलकुंडा किला कहाँ है, ये हैदराबाद में है। किसके द्वारा ये बनवाया गया था, तो काकतीय वंश के द्वारा ये बनवाया गया है। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, जिसे बुर्ज कहते हैं या बेससंस कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 साल तक राज्य किया। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और दूसरे राजाओं का राज्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीजें देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था, परंतु असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ 8 महीने के किले से बाहर रहा, लगभग 8 महीने किले से बाहर रहा। किले की चारों ओर मोटी दीवारें और एक गहरी खाई थी, जिसके कारण आक्रमण नहीं कर पाया। कांसे की चीजें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा किन 2 धातुओं का मिश्रण है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 6-7 बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण है। तांबे की जगह पे अगर कॉपर लिखा है तो परेशान मत होइएगा, कॉपर ही कहते हैं इसको इंग्लिश में। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थीं। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है। यहाँ जो भी कुछ बोला जाता है उसकी आवाज़ क्या है, राजा के महल तक सुनाई देती है। खुदाई से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। बर्तन के टुकड़ों को संभाल कर शीशे की अलमारी में रखा जाता था। चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई थी। मल्लापुरम जिला कहाँ है, तो ये केरल में है। पुराने समय में लोग चमड़े के थैले में पानी भर करके ले जाते थे, जिसको क्या कहा गया, मशक कहा गया है। चैप्टर नंबर 11 है सुनीता अंतरिक्ष में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी गोल है। दूसरा पॉइंट, एक विशेष यान, यहाँ पे यान होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यान यानी स्पेसशिप कहते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण गुण पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे आपके हाथ में पेन है या गेंद है, उसका अगर हाथ से छूट जाता है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण उसको अपनी ओर खींच लेती है। या फिर आप गेंद को ऊपर आसमान में उछालते हैं, फिर वो वापस ही आता है पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसी, गुलाब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष
में स्पेसशिप से गई थी। सुनीता ने 6 महीने से ज़्यादा का समय अंतरिक्ष में व्यतीत किया और जो वापस आई तो हजारों बच्चे उनसे मिले और भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर गुरुत्व के कारण, ये प्रश्न सीटेट ने पूछा है। अगला देखिएगा, सुनीता के अनुभव के बारे में हम जानते हैं। तो सुनीता ने वहाँ 6 माह तक रुका और क्या अनुभव किया, देखिएगा कि स्पेस में एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकते, स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, पानी भी नहीं रुकता था, पानी क्या बुलबुले बनकर तैरा करता था, चेहरा या हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था और कपड़ा गीला करना पड़ता था। कंघी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा ही खड़े रहते थे, वहाँ टहल नहीं सकते थे और तैरने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को चिपकाना पड़ता था। सुनीता के अनुभव को पृथ्वी का गुरुत्व समझने में मदद करेंगे, मतलब जो सुनीता के अनुभव है इससे बच्चे क्या सीखेंगे, तो पृथ्वी का गुरुत्व समझने में मदद करेंगे। सुनीता ने यह उड़ान 9 दिसंबर 2006 को भरी। पृथ्वी पर कुछ भी उठा लें तो वो वापस ही आएगा, ये चीज़ हमने आपको अभी प्रैक्टिकली बताई। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से में गई थी। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है तो हवा उसकी चाल कम कर देती है। सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे अभाव था। पिछले पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए, गुरुत्वाकर्षण अभाव के कारण, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण का अनुभव सुनीता विलियम्स के द्वारा नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता है, ये विभाजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। उपग्रह का प्रयोग टीवी, टेलीफोन और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। टूटता तारा क्या है? इसको हम उल्का पिंड भी कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है, जिसमें बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं कि ये मन्नत मांग ले हम पूरी हो जाए, है ना, टूटता तारा देख करके। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। सन 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो कहा जा रहा है कि अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी, सीएनजी गैस भी पाई जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि खाना पकाने वाली गैस का नाम क्या है, तो एलपीजी या हम कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग वाहनों में इस्तेमाल होने वाले प्रदूषण को, मतलब ये जो गैस है इससे क्या है, ये प्रदूषण रहित ईंधन है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकता है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक तरीकों और मशीनों से गहराई तक पाइप को और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचती हैं। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। 2019 में इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें मिली और छुपी होती हैं। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। खनिज तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस मिलता है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है आगे आपको बताया जाएगा। एलपीजी खाना पकाने की गैस होती है। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, जिसको आप कंडा कहते हैं या उपला कहते हैं। हमारे देश के लगभग 2/3 जनसंख्या उपले, लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है। कितनी संख्या? लगभग 2/3। ये एनसीईआरटी का डेटा कह रहा है, तो बाई चांस अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। यह सब केवल खाना बनाने के लिए नहीं, तापने के लिए, पानी गर्म करने के लिए भी प्रयोग होते हैं, जो प्रदूषण बढ़ता है। चैप्टर नंबर 13 है बसेरा ऊंचाई पर। अंग्रेजी में लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश शब्द होता है लोनली, गाना भी आपने सुना होगा ना, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली तेरे बिन, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि लोनार का मतलब होता है अकेले रहने वाला। मुंबई के बारे में आप जानते ही हैं, भीड़ वाला शहर है।
अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 3 राज्यों से होकर के गुजरना पड़ता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे देगा कोई और यहाँ पे रिप्लेस करके। इसको नोट करिएगा। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। मनाली कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर या ढाल वाली छतों के घर, छात्रों नहीं होगा, ढाल वाली छतों के घर, और वह बर्फ से ढके रहते हैं। लद्दाख में जूले जूले का मतलब है स्वागत स्वागत। तो कोई आता होगा तो सबसे पहले क्या है? जूले जूले कहा जाता है। तासी का घर 2 मंजिल का है। घर पत्थरों का है। दीवार पर मिट्टी और चूनी की पुताई की गई है। ये सब कहने में आपको लग रहा होगा आसान है, दिख रहा होगा, बट यहाँ से ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन यहाँ से बता देगा, छप्पर की जगह कर देगा टीन। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा विकल्प गलत है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। कैसे घर होते हैं लद्दाख में? मिट्टी और चूने की पुताई होती है। अंदर से छप्पर की तरह घर होता है। इसमें लकड़ियों की सीढ़ियों को प्रयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए रखा जाता है। ज्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान लद्दाख में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं और ये सर्दियों में प्रयोग करते हैं। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। लद्दाख में टेढ़े मेढ़े, सकरे और पहाड़ी रास्ते हैं। चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। बहुत ऊंचाई पर लोग सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द और कमजोरी महसूस करते हैं। वहां पेट्रोल पंप मैकेनिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घुमा करते हैं। चांगपा लोग घूमते तो हैं, मतलब घुमाऊ तो होते ही हैं, जो हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल बनती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। यह लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। चांगपा लोग अपनी हर चीज को अपने घोड़ों के नाम पर मतलब रखते हैं इनकी चीज। चांगपा लोग अपनी हर चीज को अपने घोड़ों और याक पर रखते हैं। याक मतलब जानते हैं, पहाड़ी वो होता है, पहाड़ी बैल, तो याक पर रखते हैं। ठीक है, और इन्हें 2 से 2.5 घंटे अपना डेरा समेटकर निकलने में लगता है। चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं? तो रेबो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं, जो ठंडी बर्फीली हवाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ सर्दियाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। सर्दियों में मतलब हवाएं जो हैं बहुत ठंड हवाएं चलती हैं। रेबो के पास से भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है। इसे चांगपा कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? चांगपा कहते हैं, चांगपा लेखा कहते हैं, सॉरी। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफी कम हो जाता है। 42वां पॉइंट ये कहा जा रहा है। 43वां पॉइंट है यहाँ पे, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके बनाते हैं। समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट क्या? देखिए, कहने का मतलब ये है, जो दीवारें होती हैं वहां की, लेखा की दीवारें जो लिखने वाली, ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है? तो पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके बनाया जाता है। हर परिवार अपने जानवर पर विशेष चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और लौट कर फिर आकर के गिनती करती हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में है तो कुछ पानी में है। कश्मीर में हर गली में बेकरी है। ठीक है, ये कश्मीरी रोटी नहीं बनाते हैं, बेकरी से खरीद करके खा लेते हैं। कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, बहुत पतली होती है, फिर भी ये गर्म होती है। यहां से प्रश्न पूछा गया है, आपकी किताबों में इसका उत्तर गलत दिया होता है।
जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर मिलती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं। इन बालों को बकरियां गर्मी में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होंगे। एक बुनकर लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक साधारण शाल बनाता है। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। अंदर से यह कई कमरों के घर जैसी लगती है। लकड़ी एक सुंदर डिजाइन होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जो हाउस बोट होता है इसकी जो लकड़ी होती है उस पर, लकड़ी पर एक सुंदर डिजाइन होती है। ये हाउस बोट की शीलिंग पर होती है, जो डिजाइन होती है। इस डिजाइन को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं खत्म बंद कहते हैं, जो कि जिक्सा पैटर्न में होती है। कश्मीर के गांव में ये मान करके चलिएगा एक प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें बातें कही जा रही हैं, कहीं से भी कोई 4 पॉइंट दे करके आपसे सही गलत पूछ सकता है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं, ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, डैब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे टैब लिखा है, डैब होगा ये, इन्हें डैब कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सुंदर पैटर्न बना होता है। क्या बना होता है, इसमें सुंदर पैटर्न बना होता है। यहाँ पे पैटर्न है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे होगा पैटर्न बना होता है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। पूरा मैराथन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है चैप्टर वाइज हर तरीके से। चैप्टर नंबर 14 है भूकंप के बारे में। जब धरती कांपी, तो भूकंप कैसी आपदा है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी इसमें आप जानते ही होंगे। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। कहाँ आया था, तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, जब भूकंप आए तो क्या करना है, खुले मैदान में जाना है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि एक शिक्षिका कक्षा 4 में पढ़ा रही है, भूकंप के बारे में जानकारी दे रही तो क्या क्या चीजें बताए बच्चों को, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। घर से बाहर निकलना नहीं है। फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाएं और उसे कस करके पकड़ लें जब तक हिलना डुलना बंद ना हो जाए। सुबह के समय 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद में भूकंप आया। इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई और 250 निकाले गए शाम तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक हैं जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहां से प्रश्न पूछा गया है। बालिस्तिया एक काल्पनिक पात्र है जिसमें एक बेवकूफ यानी बुद्धू से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। हमारी मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है, जो हम बोल रहे हैं जो हवा निकल रही। सर्दियों में हाथ पर फूंक मारने पर गर्माहट का एहसास होता है। गर्म वस्तुओं को फूंक मार करके ही ठंडा किया जा सकता है। फूंक का इस्तेमाल तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सीटी आदि बजाने के लिए भी किया जाता है। सांस गर्म होती है और कहा जा रहा है सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यह नमी शीशे को धुंधला करती है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हमारे हृदय की धड़कनों को तथा हमारी सांसों को सुना और गिना जाता है। भारी होने के कारण ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा हल्की ऊपर उड़ जाती है। चैप्टर नंबर 16 है कौन करेगा यह काम। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। बच्चे सीख सकें कि कचरा साफ करने के लिए अन्य तरीके क्या हो सकते हैं, मशीन या कोई अन्य तरीका। गांधी जी के करीबी थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई इनका नाम था। और इनके बारे में अगर हम और डिटेल से बात करें तो इनका बेटा था जिसका नाम था नारायण यानी बावला। ये कितने साल का था, तो ये 11 साल का था और ये आश्रम में ही रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट देखिए,
भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। इन्हीं की अगुवाई में ही भारतीय संविधान तैयार हुआ और नारायण जी के साथ साबरमती में थे ये। वहां सबका अपना अपना काम बटा हुआ था। इनका एक काम था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। उस समय एक ही समाज का यह काम था, पर गांधी जी ने यह अछूत वाली सोच दूर करने के लिए खुद सफाई का जिम्मा उठाया। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में गांधी और महादेव भाई ने यह काम किया। चैप्टर नंबर 17 है फांदली दीवार। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है दीवार, लिंग भेद। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है लिंग भेद का मतलब है लड़का लड़की में भेदभाव करना है। और यहाँ पे और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया बच्चों को ये समझाया जाए कि जो खिलाड़ी में है वो अपनी योग्यता के जाने आते हैं, ना कि जात, ना कि बच्चों को ये समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी योग्यता के जाने आते हैं, ना कि जात, ना कि आर्थिक स्तर से। मुस्तफा खान कोच के नाम पर पढ़ा। प्लेग्राउंड ये कहा है जाए तो कहा जाए। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जाए तो कहा जाए। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में तो हम इसको यात्रा का जन्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसको इसमें बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डामर को आगे भी यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डामर को नंबर 19 है किसानों की कहानी बीच की जुबानी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 19 से किसानों की कहानी है बाजरे का जन्म। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है था। वानगांव का अनाज गुजरात में है, बाजरे का जन्म। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गांव था गुजरात का, कौन सा गांव सब्जी के लिए मशहूर है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गांव पुराने समय में गुजरात का कौन सा गांव मशहूर है, मिट्टी से लेप कर रखते थे। बीजों को पुराने समय में बीजों से बचाती है। लौकी को मिट्टी से लेप कर प्रकार की पकी सब्जी है जो बर्तन पत्तियों कीड़ों से बचाती है। कोयले के अंगारों के बीच में पकाई जाती सब्जी है। गुजराती में उदयू का मतलब उल्टा होता है। कोयले के अंगारों बाजरा की रोटी, मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। उल्टा होता है। एक ही तरह से बाजरा की रोटी और मक्खन, दही और की फसल उगाने से कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से जमीन बंजर हो जाती है। यहाँ से तरह की फसल उगाने से कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से जमीन बंजर हो जाती है। यहाँ ज्यादा गहरी नहीं जाती। देहरी गांव की पत्तियां मुरझाने लग जाती है, तो इसी पौधों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं पानी देने की क्रोटोन की पत्तियां मुरझाने लग जाती है। में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं जिससे मिट्टी जरूरत है उपजाऊ बनती है। केचुए जमीन में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। चैप्टर नंबर 20 है झारखंड बनती है, आदिवासी समुदाय का मित्र होता है। चैप्टर नंबर 20 है झारखंड चमकता सितारा, आदिवासी समुदाय है चमकते सितारे। उन साधारण सूर्यमणि के साधारण कहानियां सितारा गर्ल स्टार है चमकते सितारे। उन साधारण सूर्यमणि हर साधारण कहानियां हैं बच्चों को ले जाती है जंगलों में घूमते समय। वह सूर्यमणि हर परिवार को जंगलों में बच्चों को ले जाती है। सूर्यमणि का पूरा परिवार बच्चों को वहां पास वाले जंगल जानवरों की पहचान कराती है, बाजार में बेचता था। सूर्यमणि का पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी कर बाजार में बेचता बनाकर बेचती। उसकी माँ बांस से हमारी जंगल को साझा बैंक मानती थी। पत्तल बनाकर समाप्त हो रहे क्यों? क्योंकि कहीं खदान जंगल को साझा बैंक मानती थी। वासवी दीदी पत्रकार और सूर्यमणि कहीं खदान झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में कार्य। वासवी दीदी पत्रकार आपसे सूर्यमणि ले की झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इसकी शुरुआत जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? 21 साल की झारखंड उन्होंने वासवी की शुरुआत बिहार से मदद से केंद्र खोला था जिसका नाम 21 साल की थी। केंद्र का नाम वासवी दीदी और तुरंग की मदद से केंद्र खोला था जिसका नाम तुरंग था। तो केंद्र का नाम ध्यान रखिएगा तुरंग। जंगल अधिकार कानून 2007 कुडक भाषा में तुरंग का आदिवासियों को जंगल पर उनका जंगल अधिकार कानून 2007 सालों से कानून जंगलों में रह रहे जंगल पर उनका जगह पर उनका वहां के जंगल 25 सालों वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक रहेगा। एक जगह जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक रहेगा। हम जितनी जमीन जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा 2019 में प्रश्न यहाँ से पूछा गया। हम जितनी जमीन में बोते हैं झूम खेती के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं प्रश्न यहाँ से। मिजोरम राज्य में होती झूम खेती, इसका तरीका के बारे में इंपॉर्टेंट और कुछ जानते हैं। मिजोरम राज्य में होती झूम खेती, इसका तरीका निराला है। आइए और कुछ फैक्ट जानते हैं एनसीईआरटी की किताब से। जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। क्या होता है फसल कटने के बाद जगह जो बांस से जंगल उगाता है उसको उखाड़ते हैं, उसमें गिरा कर जला देते हैं। एक एक जगह जो बांस से जंगल उगाता है उसको उखाड़ते रखिएगा, यह राख गिरा कर जला देते हैं। एक जमीन में हाथ का काम करती है।
जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जमीन जंगलों को नुकसान ना हो ये भी देखना पड़ता है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, खेती की बारी आती है तो नुकसान ना होता नहीं देखना पड़ता है। ऑप्शन में दे देता है कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकाई हल्के से हिलाकर बीज छिड़क और चावल बोए जाते हैं। इसी चीज को अलग तरह के बीज जैसे मकाई, सब्जी वाइज, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। इसी चीज को हमने अपने शब्दों में लिखा है यहाँ पे पॉइंट वाइज। तो इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, यहाँ तक हमने आपको बता दिया झूम खेती के बारे में। देखते हैं यहाँ पे और मिजोरम से शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया झूम क्या है, चावल है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। मुख्य फसल क्या है, चावल। कहां से संबंधित चिराव पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। नाच भी किया जाता है। कहां से नाच पर जमीन पर बांस के डंडियों से संबंधित है। चिराव नाच भी किया जाता है। इस नाच पर जमीन पर बांस के डंडियों को जमीन पर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े डंडियों को जमीन पर नाचते हैं। मिजोरम में डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 30 किसकी झलक से जुड़े हैं। हमारे कुछ गुण जैसे हंसना, छींकना, नाक की बनावट आज हमारे परिवार के लोगों से मिलते हमारे कुछ गुण जैसे हंसना, छींकना, नाक की बनावट आज हमारे परिवार के लोगों से मिलते जुलते हैं। हमारे कुछ गुण जन्म से हमारे माता पिता से पाले मिलते हैं। कुछ आदतें गुण कुछ अपने आसपास के वातावरण से जन्म से अपने माता पिता से परिवार से मिलने आदतें गुण हम अपने आसपास के वातावरण से क्या कहते हैं, आनुवंशिकता आधारित। अपने परिवार से मिलने गुण को आनुवंशिक गुण पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता आधारित। वायरस से होता है यह आनुवंशिक गुण पेड़ पौधों में भी पाए वायरस जनित बीमारियां वायरस से होता है यह आनुवंशिक। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जैसे वायरस जनित 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर 7 साल तक मठ के बगीचे में 22 में गरीब किसान परिवार में बारीकी से प्रयोग किए। मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचे में नई बात खोज निकाली। 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे नई बात जो जोड़ियों में आते हैं। मेंडल ने पाया बीज या तो चिकना होगा या पौधों में कुछ ऐसे का तरह या तो लंबा होगा या तो आते हैं। पौधा या तो चिकना होगा या हरा। ये मेंडल ने पौधों का तरह या तो लंबा होगा या तो चैप्टर नंबर 22 है या तो पीला होगा या हरा होगा। ये मेंडल दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। चैप्टर नंबर 22 चने की दाल फिर चला रोटियां होती हैं। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। चोरी चने की दाल की चने की दालियां होती हैं जिसे कढ़ी के साथ खाया जाता है। ऐसी मशीन जमीन के नीचे से पानी को बाहर निकालने की दाल की मीठी रोटियां ट्यूबवेल कहते हैं। ऐसी मशीन जमीन के नीचे से पानी को बाहर के अलग अलग तरीके होते हैं जैसे ट्यूबवेल कहते हैं। कर्ज वसूल करने वाले को सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं जैसे ट्यूबवेल कहते हैं। कर्ज वसूल करने वाले को मुकदम कहते हैं। ठीक है, परिवारों इससे कुछ खास कर्ज वसूल करने वाले को आगे बढ़ते हैं कहते हैं। ठीक है, कक्षा 5 की किताब क्लास आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी क्वेश्चंस जो मैराथन है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक बना दिया है जो कि यहां पर करके आ रहा होगा। अब आप थ्योरी पढ़ लिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट करके